मैं डॉक्टर संजय भारद्वाज और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं भारत का जो है राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक विचारकों में आज हम पढ़ेंगे बाल गंगाधर तिलक को। भारतीय अशांति के जनक जिन्हें वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था, तो क्या वो सच में भारत के अशांति के जनक थे या भारत में उग्रवादी राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसारक थे, ध्वजवाहक थे? तो हम पढ़ेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और जिनका प्रसिद्ध नारा आपको मालूम ही है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा। तो हम इनके पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में पढ़ेंगे इनका जीवन परिचय और राजनीतिक चिंतन। उसके बाद में दूसरा पार्ट जो है उनके शिक्षा संबंधी विचार पढ़ेंगे, और फिर तीसरी बात आएगी महात्मा गांधी। तो बाल गंगाधर तिलक की 1919-20 में जो मृत्यु होती है, उसके बाद में एक नया युग शुरू होता है महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी को पढ़ेंगे, फिर उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, और फिर उनके सत्याग्रह और अहिंसा संबंधी विचार पढ़ेंगे, और राज्य के और संबंधी विचार और आदर्श राज्य संबंधी विचारों को पढ़ेंगे। तो ये हम आज 4 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, 2 बाल गंगाधर तिलक के बारे में और 2 महात्मा गांधी के बारे में, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे लगेंगे। आप अपने विचार और कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर भेजेंगे। धन्यवाद। जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर कोंकणी जिले में रत्नागिरी में हुआ। इनका जन्म जिस परिवार में हुआ वह धार्मिकता, विद्वता और कर्मकांड में आस्था के लिए विख्यात था। उन्होंने 1877 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की, और उन्होंने फिर गणित विषय के अध्ययन के स्थान पर कानून का अध्ययन करना पसंद किया। उनका विचार था कि मैं अपना जीवन अपने देश में नवजागरण के कार्य में लगाना चाहता हूँ। मैं ऐसे एक जीवन की कल्पना नहीं कर सकता जिसमें कि मुझको अंग्रेज़ शासकों के साथ संघर्ष ना करना पड़ा हो। फिर उन्होंने 1880 में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की, और 1855 में दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की। उन्होंने अपने मित्र आगरकर के साथ मिलकर 2 साप्ताहिक पत्रों, मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा का प्रकाशन प्रारंभ किया। सन 1885-90 में कांग्रेस के प्रमुख नेता थे फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दिनेश वाचा, रासबिहारी बोस और लाल मोहन घोष। वे व्यक्ति भारत के साथ अंग्रेजों के संबंध को वरदान मानते थे। तिलक सर्वप्रथम 1879 में कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हुए, और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कांग्रेस ने एक बड़ा गंभीर कार्य अपने हाथ में लिया हुआ है, जिसे आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना के साथ ही पूरा किया जा सकता है। 19 दिसंबर 1893 में केसरी में उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि भारत में अंग्रेजी नौकरशाही से अनुनय विनय करके हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा प्रयास करना तो एक पत्थर की दीवार से सिर टकराने के समान है। सन 1896-97 में भीषण अकाल के समय उन्होंने जनता की सहायता देने का प्रत्येक संभव प्रयास किया। सन 1908 में उन्हें कारावास की सज़ा मिली। सन 1918 में वे सर्वसम्मति से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन शिरोल केस के सिलसिले में इंग्लैंड चले जाने से वे इस पद को ग्रहण न कर सके। उन्होंने 1908 से 1914 तक 6 वर्षीय एकांत कारावास में गीता रहस्य तथा द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास नामक 2 प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। सन 1897 में 1 वर्षीय कारावास में उन्होंने द ओरियन नामक अन्वेषणात्मक ग्रंथ की रचना की, जिसने यूरोप में अपनी वेदता की धाक जमा दी। उन्होंने एक अन्य रचना वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष में ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि ऋग्वेद का काल ईसा से 4000 वर्ष पूर्व का था। इनकी मृत्यु 1920 में हुई। अब हम तिलक के राजनीतिक चिंतन की बात करते हैं। तिलक ने सन 1879 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता प्राप्त की थी, और इसी समय से उनके राजनीतिक विचारों का क्रम प्रारंभ होता है। 1879 से 94 के वर्षों में तिलक भी उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। उन्होंने इन वर्षों में कांग्रेस के उदारवादी कार्यक्रम मार्ग का समर्थन किया, लेकिन अंत में उनके परिपक्वता आई विचारों में, और उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार के भारत विरोधी कार्य और स्वयं के राष्ट्रवादी विचार जो है
वो उन्हें उदारवादियों से अलग करते हैं। अब उनका राष्ट्रवाद अंशतः पुनरुत्थानवादी राष्ट्रवाद। तिलक का राष्ट्रवाद अंशतः पुनरुत्थानवादी और पुनर्निर्माणवादी था। उन्होंने वेदों तथा गीता से आध्यात्मिक शक्ति तथा राष्ट्रीय उत्साह ग्रहण करने का संदेश दिया और बतलाया कि भारत की प्राचीन परंपराओं के आधार पर ही भारत के लिए स्वस्थ राष्ट्रवाद की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रसंग में अपने विचार व्यक्त करते हुए मराठा ने लिखा, सच्चा राष्ट्रवाद पुरानी नींव पर ही निर्माण करना चाहता है, जो सुधार पुरातन के प्रति घोर सम्मान की भावना पर आधारित है। उसे सच्चा राष्ट्रवादी रचनात्मक कार्य नहीं समझता। हम अपनी संस्थाओं को ब्रिटिश ढांचे में नहीं डालना चाहते। सामाजिक तथा राजनीतिक सुधार के नाम पर हम उनका राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते। उनकी मान्यता थी कि राष्ट्रवाद एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक धारणा है। प्राचीन काल में आदिम जातियों के मन में अपने कबीले के प्रति जो भक्ति भावना विद्यमान थी, उसी का आधुनिक नाम राष्ट्रवाद है। इस राष्ट्रवाद का संबंध तीव्र संवेगों तथा अनुभूतियों से होता है। प्राचीन काल में जो आत्मिक प्रभाव और लगाव एक क्षेत्र विशेष तक सीमित थे, वे अब राष्ट्रवाद के अंतर्गत संपूर्ण राष्ट्र में व्याप्त हो गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज राष्ट्रवाद की भावना किसी क्षेत्र विशेष के प्रति नहीं अपितु समूचे राष्ट्र के प्रति अनुभव की जाती है। उनकी मान्यता थी कि जो राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकता पर आधारित होता है, वही सच्चा और स्वस्थ राष्ट्रवाद है। उनका मत था कि विभिन्न विचारधाराओं, जातीय भेदों, अस्वस्थ मतांतरों आदि के परिणाम स्वरूप देश में राष्ट्रीयता की भावना उस तीव्र गति से नहीं पनप पाती जिस तेजी से ये समान भाषा, समान धर्म और समान संस्कृति वाले देश में पनप सकती है। यही कारण था कि उन्होंने भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तत्वों पर अधिकाधिक बल दिया। ये तत्व भारत में प्राचीन काल से ही विद्यमान थे और अब उन्हें पुनः जगाने और संगठित करने की ही आवश्यकता शेष थी। तिलक के प्रत्येक कार्य और प्रत्येक भाषण में एकता की भावना सर्वोपरि रहती थी, चाहे वह धार्मिक भाषण हो या राजनीतिक, सामाजिक या अन्य कोई। उन्होंने भारत में एकता की प्रस्तावना का मार्ग बताते हुए कहा कि भारत में विद्यमान विभिन्न पंथ वैदिक धर्म की शाखाएं प्रशाखाएं हैं। यदि ये बात ध्यान में रखी जाए और हम विभिन्न मतों के बीच एकता स्थापित करने का प्रयत्न करें तो ये एक महान शक्ति बन जाती है। जब तक आपस में भेद है और हम विभाजित हैं, तब तक एक मत दूसरे से सामंजस्य और एकता का अनुभव नहीं करता। हम हिंदुओं के रूप में आगे नहीं बढ़ सकते। हिंदुओं में सामंजस्य और एकता की भावना उत्पन्न करने के लिए तिलक ने राष्ट्रवाद के विकास में सार्वजनिक उत्सवों को महत्वपूर्ण माना। राष्ट्रीयता को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाने शुरू किए। उन्होंने केसरी में लेख लिखकर गणपति पूजा की तुलना यूनान के ओलंपियन और पिथियन उत्सव से की। तिलक को व्यक्तिगत रूप से हिंदू धर्म तथा संस्कृति पर भारी गर्व था और उनके राष्ट्रवादी चिंतन में अंशतः पुनरुत्थानवाद के तत्व देखे जाते हैं। इसी आधार पर उनके कुछ आलोचक कहते हैं कि वे कोरे हिंदू राष्ट्रवादी थे और मुसलमानों के विरुद्ध थे। जकारिया कहते हैं कि वे हिंदुओं की मुस्लिम विरोधी बदले की भावना के प्रतिनिधि थे। अंग्रेजी इतिहासकार पॉवेल प्राइस कहते हैं मुस्लिम लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जवाब थी और आवश्यक भी थी, क्योंकि तिलक की असहिष्णुता से पृथकत्व की जिस भावना को बल मिला वह स्वशासन की संभावना से और अधिक तीव्र हो गई। मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन से अलग रहा। रजनी पामदत्त ने इसके लिए तिलक और अरविंद घोष को दोषी ठहराया है। उनका कहना है कि इन दोनों ने राष्ट्रीय जागरण को हिंदू पुनरुत्थानवाद के साथ जोड़ दिया, इसलिए मुस्लिम जनता राष्ट्रीय आंदोलन से अलग हो गई। किंतु तिलक के संबंध में ये सभी मान्यताएं न केवल अधूरी वरन नितांत असत्य हैं। तिलक के धार्मिक पुनरुत्थानवादी विचारों के कारण मुसलमानों का एक वर्ग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन से अलग हो गया। ये बात कालक्रमिक दृष्टि से नितांत गलत है। तिलक ने 1890 के लगभग सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया था और 1893 तक उनकी ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि वे अन्य व्यक्तियों की राजनीतिक विचारधारा को प्रभावित कर सकें। दूसरा, तिलक के राष्ट्रवाद में कोरा धार्मिक पुनरुत्थानवाद नहीं है। उन्होंने राष्ट्रवाद के आर्थिक आधारों को भी स्वीकार और प्रतिपादित किया। तीसरा, जिन्ना एम.ए. अंसारी और हसन इमाम ने तिलक की राष्ट्रवादी भावना और समझौते की प्रवृत्ति की सराहना की है और उनकी बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह और नरम नीति के कारण ही 1916 का लखनऊ समझौता संपादित हो सका। शौकत अली ने कहा, मैं पुनः 100वीं बार कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद अली और मैं तिलक की पार्टी के थे और आज भी हैं। हसरत मोहानी का कथन है कि उस अल्पायु में मैंने तिलक को अपने लिए आदर्श नेता मान लिया था। अब है तिलक का लक्ष्य स्वराज्य। तिलक के समस्त राजनीतिक चिंतन को एक ही शब्द में व्यक्त किया जा सकता है और वह है स्वराज। तिलक ने प्राचीन भारतीय दर्शन का एक बड़ा गहरा अध्ययन किया जिसका आधारभूत सिद्धांत था धर्मराज्य। धर्मराज्य का अभिप्राय एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था से है जो धर्म पर आधारित हो और जिसका उद्देश्य धर्म का रक्षण तथा पोषण हो।
स्वराज्य इस धर्मराज्य की एक आवश्यक स्थिति है। इस प्रकार स्वराज्य तिलक के लिए एक नैतिक आवश्यकता थी, प्रत्येक व्यक्ति का धर्म अर्थात कर्तव्य। इसलिए उन्होंने घोषित किया, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। तिलक के इस मूल मंत्र का महत्व भलीभांति समझने के लिए हमें इसकी तुलना दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे उदारवादी नेताओं की स्वराज संबंधी धारणा से करनी होगी। उदारवादी नेता स्वराज की मांग ब्रिटिश नागरिक होने के नाते ब्रिटिश उपनिवेश के नमूने पर करते थे। उन्होंने अपनी प्रेरणा ब्रिटिश इतिहास तथा संस्थाओं से प्राप्त की थी। तिलक की प्रेरणा का स्रोत प्राचीन भारतीय राजनीतिक दर्शन था, जिसमें स्वराज को व्यक्ति का धर्म बतलाया गया। इस प्रकार उनकी स्वराज की धारणा भारतीय संस्कृति का परिणाम थी। तिलक के अनुसार स्वराज एक ईश्वरीय गुण है। विदेशी साम्राज्यवाद राष्ट्र की आत्मा का ही हनन कर देता है, इसलिए उन्होंने विदेशी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष और भारत के लिए स्वराज की घोषणा की। जॉन स्टुअर्ट मिल ने राष्ट्रीयता की जो परिभाषा दी थी, तिलक उससे सहमत थे। 1919 तथा 1920 में उन्होंने विल्सन की आत्मनिर्णय की धारणा को स्वीकार करते हुए भारत में इसके व्यवहारिक प्रयोग की मांग की थी। सन 1916 में स्वराज से तिलक का आशय देश के लिए पूर्ण स्वाधीनता की एक ऐसी स्थिति था जिसमें ब्रिटिश सम्राट के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता था। लेकिन 1916 में उन्होंने स्वराज की अपनी धारणा को तत्कालीन परिस्थितियों में अधिक समयानुकूल और व्यवहारिक बना लिया। उन्होंने 1916 में अहमदनगर में स्वराज में अपने पहले भाषण में कहा, स्वराज्य से अभिप्राय केवल यह है कि भारत के आंतरिक मामलों का संचालन और प्रबंध भारतवासियों के हाथों में हो। हम ब्रिटेन के राजा सम्राट को बनाए रखने में विश्वास रखते हैं। तिलक स्वराज के साथ अपने देश के लिए ऐसी शासन व्यवस्था के पक्षधर थे जिसमें शासन के सभी अधिकारी और कर्मचारी जनता के प्रति सचेत रहें तथा कार्यपालिका के अधिकारी और कर्मचारी स्वयं को जनता के प्रति उत्तरदायी समझें। उनका विश्वास था कि राज्य का अस्तित्व जनगण के कल्याण और सुख के लिए होता है और इस आधार पर स्वराज का आशय यह था कि अंतिम सत्ता जनता के हाथ में हो। इस आधार पर उन्होंने कहा था कि भारतीय रियासतों में भारतीय शासक होते हुए भी स्वराज्य नहीं है। तिलक के नाम के साथ जो विविध सम्मानित संबोधन जोड़े जाते हैं उनमें लोकतांत्रिक स्वराज के प्रतिपादक अवश्य ही जोड़े जाना चाहिए। ये तिलक के जीवनी लेखक पर्वते कहते हैं। तिलक का समस्त राजनीतिक चिंतन स्वराज्य पर केंद्रित है। उनके अनुसार स्वराज्य समस्त सामाजिक व्यवस्था का आधार और राष्ट्रीय प्रगति का मूल तत्व है। उनका कहना था कि स्वराज के अभाव में कोई औद्योगिक प्रगति नहीं हो सकती, कोई राष्ट्रीय शिक्षा नहीं हो सकती और कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता। यदि एक बार राजनीतिक सत्ता जनता के हाथ में आ जाए तो ये अन्य उद्देश्यों को भी सुगमतापूर्वक पूरा कर सकती है। वे ब्रिटिश नौकरशाही की इस तर्क से पूर्णतः सहमत थे कि स्वयं भारत के मामलों का प्रबंध नहीं संभाल सकते। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों में परस्पर अविश्वास और विद्वेष उत्पन्न करने की ब्रिटिश नीति का कड़ा विरोध किया और इस बात पर बल दिया कि स्वराज प्राप्त हो जाने पर इन दो समुदायों के बीच अविश्वास और विद्वेष की कोई आशंका नहीं रहेगी। उन्होंने न केवल स्वराज्य का नारा दिया वरन तप, त्याग, समर्पण और निष्ठा के साथ जीवन के से एकमात्र आदर्श की ओर बढ़े। उनके कार्यों का बाहरी स्वरूप चाहे जो भी कुछ रहा हो, प्रत्येक कार्य का लक्ष्य देश के लिए स्वराज्य ही था। C.Y. चिंतामणि लिखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति उनके जीवन का परम लक्ष्य था और अपने समकालीन राजनीतिज्ञों में उन्होंने इसके लिए सबसे अधिक कष्ट सहन किए। अब है स्वदेशी बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध और राष्ट्रीय शिक्षा। राजनीतिक विचारधारा और लक्ष्य की दृष्टि से तिलक उदारवादियों से तो भिन्न ही थे। उदारवादियों से उनका अधिक महत्वपूर्ण अंतर साधनों के प्रसंग में था। नेविंसन ने तिलक को ये कहते हुए उद्धृत किया है कि अपने उद्देश्य के कारण नहीं वरन उससे प्राप्त करने के उपायों के कारण ही हमें उग्रवादियों की उपाधि मिली है। स्वदेशी और बहिष्कार। स्वदेशी और बहिष्कार तिलक के चिंतन के अनुसार और तिलक द्वारा अपनाए गए दो सबसे महत्वपूर्ण साधन थे। तिलक ने केसरी में लिखा, हमारा एक राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज्य है और स्वदेशी तथा बहिष्कार उसकी शाखाएं हैं। उदारवादी स्वदेशी को देश के आर्थिक विकास के लिए एक साधन के रूप में अपनाने की बात सोचते थे और ये सोचते हैं कि स्वदेशी उचित है किंतु बहिष्कार को अपनाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन तिलक और अन्य उग्रवादियों ने इसे एक आर्थिक
आंदोलन के साथ साथ राजनीतिक शस्त्र के रूप में अपनाया था। तिलक का विचार था, जब आप स्वदेशी को स्वीकार करते हैं तो आपको विदेशी का बहिष्कार करना ही होगा। तिलक के लिए बहिष्कार स्वदेशी के विचार का पूरक था। यह स्वदेशी का आंदोलनात्मक पक्ष तथा उससे साथ जुड़ी हुई स्वाभाविक स्थिति थी। तिलक वास्तव में बहिष्कार को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीयों के रोष की अभिव्यक्ति का प्रभावशाली माध्यम समझते थे। तिलक स्वयं अपने हाथों में काते हुए सूत्र से अपने ही घर में स्वदेशी करघे से बने हुए वस्त्रों का उपयोग करते थे। वे उन्हीं मोटे वस्त्रों को पहने अदालत तक जाने लगे थे और कहा जाता है कि वे सामग्री विक्टोरिया के दरबार में भी उन्हीं वस्त्रों में गए। वे स्वयं मनसा वाचा कर्मणा स्वदेशी थे। उन्होंने स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा के मुखिया के रूप में सहकारी भंडार खोले। उन्होंने केसरी में 1907 में लिखा, विदेशी वस्तु देश में नहीं होनी चाहिए, केवल वही वस्तुएं जो स्वयं उत्पन्न की जाती हैं और निर्मित होती हैं खरीदी और इस्तेमाल की जानी चाहिए। हमें केवल वही कपड़ा प्रयोग करना चाहिए जो यहाँ बनाया जाता है, चाहे वह कितना ही मोटा छोटा क्यों ना हो। शासन की नीति इस देश के उद्योगों को संरक्षण देने की होनी चाहिए, लेकिन शासन ने स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाकर इस देश के उद्योगों को संरक्षण देने के बजाय उन्हें कठिन प्रतियोगिता की स्थिति में डालकर पतन की ओर धकेला है। उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार के राजनीतिक उद्देश्य और स्वरूप को छिपाने की कोई चेष्टा नहीं की। स्वदेशी और बहिष्कार से उनका मूल उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश सरकार के आर्थिक हितों पर भारी दबाव डालकर उसे अपनी मांगें मानने के लिए विवश कर दिया जाए। उन्होंने बहिष्कार के अस्ति और नस्ति, स्वीकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर जोर डाला और सर्वप्रथम तो इससे स्वदेशी वस्तु के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और दूसरे ब्रिटिश सरकार भारतीयों की मांगें मानने के लिए विवश होगी। बहिष्कार एक राजनीतिक शस्त्र या निष्क्रिय प्रतिरोध। तिलक के बहिष्कार का आशय केवल विदेशी माल का बहिष्कार नहीं था, वे तो इसे ब्रिटिश सरकार के शासन के बहिष्कार के रूप में अपनाना चाहते थे, जिसमें शासन की नौकरियों, उपाधियों, सार्वजनिक समारोहों और अदालतों का बहिष्कार तथा लगान और अन्य कर अदा न करने की बात सम्मिलित थी। 1920-21 के वर्षों में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलाया गया बहिष्कार आंदोलन की शक्ति की व्याख्या करते हुए पूना के एक भाषण में तिलक ने जनता से कहा था कि तुम्हें जानना चाहिए कि तुम उन शक्ति का एक महान तत्व हो जिससे भारत में प्रशासन चलाया जाता है। ब्रिटिश शासन रूपी वह शक्तिशाली यंत्र तुम्हारी सहायता के बिना नहीं चलाया जा सकता। तो ये तिलक के विचार थे, जो राजनीतिक विचार आपको अच्छे लगे होंगे। आगे हम शिक्षा के संबंध में पढ़ेंगे।